जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर 12th फिजिक्स के अंतर्गत आपकी पूरी बुक्स यानी कि आपका जो शुरुआत से लेकर आपका अंत तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो है पार्ट 2 बुक जो है आपका भाग 2 उससे हम लोग शुरुआत करेंगे और यहाँ पर आपको पूरी बुक से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यह 25 क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी का मैं आपको आंसर भी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझना है और आपके बोर्ड एग्जाम में इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित, ठीक है। आप लोग जानते हैं दूरदृष्टि दोष होता है और निकट दृष्टि दोष होता है ना। तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष जो होता है उसमें कौन सा लेंस उपयोग में लाते हैं, तो इसमें आपका उत्तल लेंस होता है। और अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें तो उसमें अवतल लेंस होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर से की दूरी पर होता है या 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है या 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है या अनंत पर होता है। तो देखिए जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसका जो निकट बिंदु होता है वह कहां पर होता है, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है। अर्थात इसका आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन होगा वह बिल्कुल राइट होगा। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो निकट बिंदु होगा वह कहां पर होता है, तो ये आपका होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कह रहा है कि 1.5 यहाँ पर दोस्तों ये क्या है 1.5 ही आपका यहाँ पर फोटोग्राम लगा है। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में, ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल। तो n बराबर क्या होता है, C/V होता है ना। तो n बराबर C/V होता है। तो मतलब उसी फार्मूले से आपको यहाँ पर लगा देना, अर्थात ये जो आपका 1.5 है इसको आपको इसमें जो है भाग करा देना है। तो आप जब इसमें जो है भाग कराएंगे तो यहाँ पर देखिए 1.5 से 3 आपका जो है 2 बार में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आएगा यहाँ का जो है प्रकाश की चाल कांच में। तो अर्थात इसमें आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, तो हाँ सेकंड ऑप्शन 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यही आपका राइट हो जाएगा ना। तो इसमें जो आपका यहाँ पर जो है कांच में प्रकाश की चाल आएगी कितनी आएगी, तो 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड जो आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश होता है, सबसे अच्छा। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को दोस्तों कम्युनिटी में पोस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कम से कम इसमें 60 से 70% जो है गलत आंसर आए हैं। तो देखिए एक वर्णी की बात करी गई है जिसका प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता हो ना, जैसे आप लोग लेजर लाइट देखे होंगे जो कि क्या होता है, अगर आप उसको डालते हैं प्रकाश को कहीं पर तो एकदम सीधी रेखा में कहीं इधर उधर वह विचलित नहीं होता, बिल्कुल डायरेक्ट जाता है। तो इसका आपका एक वर्णी प्रकाश का जो हो जाएगा वह आपका होगा लेजर लाइट, है ना। तो इसमें जो आपका यहाँ पर इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा लेजर लाइट, है ना। तो इसमें ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा होती है, ध्रुवण से होती है या विवर्तन के द्वारा या व्यतिकरण से होती है या अपवर्तन के, है ना। तो इसमें आपका जो प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रकृति होती है इसकी जो पुष्टि होती है ध्रुवण से होती है, यानी इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा ध्रुवण से, ठीक है। तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका है हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है तो ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु में जो है आपका यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो आपकी लाइमन श्रेणी होती है वह कहां पर पड़ती है, कौन सी श्रेणी, लाइमन श्रेणी, ठीक है। ये क्वेश्चन मिस्टेक है। तो लाइमन श्रेणी आपकी जो है किस क्षेत्र में पड़ती है, तो ये आपको पता होगा कि जो लाइमन श्रेणी वह परावैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, अर्थात यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा थर्ड ही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम की जो लाइमन श्रेणी होती है आपने पढ़ा है ना, लाइमन श्रेणी, बामा श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ये सारी श्रेणियां है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो जो लाइमन श्रेणी होती है वह कहां पर पड़ती है, तो परावैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, यानी इसका आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था तो आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा, ये आपका राइट है। तो इसकी बंधन ऊर्जा जो है वह कितनी होती है, यहाँ पर आपका पहला क्या है -13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से ऑप्शन और भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन परमाणु की जो बंधन ऊर्जा होती है वो आपको होती है -13.6
eV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका राइट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कर रहा है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित कर सकता है। तो देखिए एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, कौन कर सकता है, एक्स किरणें कर सकती हैं या एक प्रकार से अल्फा कणों को कर सकता है, कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह किसको विक्षेपित कर सकता है, अल्फा कणों को, एक्स किरणों को, गामा किरणों को या न्यूट्रॉन को, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि अल्फा कणों को, है ना। तो एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको, तो अल्फा कणों को, यानी इसमें जो सेकंड आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 8वां, तो 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूर्य की विकिरण, ठीक है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, नाभिकीय विखंडन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव या आपका तापायनिक उत्सर्जन या नाभिकीय संलयन। तो आपको पता होगा जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा होती है वह आपका नाभिकीय संलयन पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाभिकीय संलयन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AMU, ठीक है, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, AMU अपान किलोवाट घंटा, है ना, kWh है। तो इसका बराबर क्या है, कह रहा है कि ये जो इक्वल हो आपका यक्स के हो। तो यहां पर दोस्तों यक्स का मान क्या होगा, यानी यक्स ग्रेटर देन 1 या x लेस देन 1 या x इक्वल टू 1 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा सेकंड नंबर, यानी कि x लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा आपका जो है 1 से कम, तो अर्थात यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका जो है सेकंड यानी कि 9वें का आपका जो है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा विकल्प आपका राइट होगा। इसके बाद देखिए आपका 10वां क्वेश्चन क्या करा, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। देखिए दोस्तों जो पीएन संधि डायोड है आपने पढ़ा है ना, तो पीएन संधि डायोड को पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसकी अवक्षय परत में क्या होते हैं, केवल कोटर होते हैं या केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, यानी कि दोनों का मतलब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मैंने लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता, यानी कि ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं। तो देखिए दोस्तों जो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत होती है, ठीक है, अवक्षय परत होती है, इसमें ना ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं। तो अर्थात यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन होगा फर्स्ट व सेकंड कोई नहीं, तो ये आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जो अवक्षय परत होती है इसमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते और ना ही कोटर पाए जाते हैं, ठीक है, खाली स्थान होता है। तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण, ठीक है। तो आपने अग्र अभिनत और पश्च अभिनत जरूर से पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको उत्क्रम अभिनत को जो है बताना है कि संतृप्त धारा का इसमें कारण क्या है, अल्पसंख्यक वाहक या बहुसंख्यक वाहक या ग्राही आयन या दाता आयन, ठीक है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो आपका यहाँ पर पीएन संधि डायोड होता है इसमें उत्क्रम संतृप्त धारा का जो कारण होता है क्या होता है, तो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला विकल्प इसमें जो है सही होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट के लिए थे। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति वोल्ट होता है या जूल प्रति न्यूटन या कूलाम प्रति न्यूटन या न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका यहाँ पर होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प राइट होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। देखिए मात्रक से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर या वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर या आपका न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है, यानी कि आपका यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो इस प्रकार से ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए 13 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान क्या होता है, तो ये इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर 1.6 × 10⁻³
-19 जूल। देखिए ऊर्जा की बात करी गई है। अगर आवेश होता तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका यहाँ पर क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ऊर्जा निकालनी है तो इसका मात्रक आपका जूल हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड होगा राइट होगा 1.6 × 10⁻19 जूल, और ये जूल क्या है आपका ऊर्जा का मात्रक है। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक है, वैद्युत विभव का मात्रक कौन सा है, तो जूल प्रति कूलम है या जूल कूलम है या कूलम जूल है या न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए वैद्युत विभव का मात्रक दोस्तों यहाँ पर होता है आपका कौन सा, तो ये होता है जूल प्रति कूलम। ठीक है, जूल प्रति कूलम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। देखिए मात्रक से ज्यादातर क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर या ओम मीटर इनवर्स ब्रैकेट में, या ओम मीटर इनवर्स या आपका ओम इनवर्स या मीटर। ठीक है, तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका मात्रक आपका ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर, यानी इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ओम मीटर यह राइट हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम मीटर होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या वेबर मीटर होता है। तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इसमें आपका यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाएगा। इसका देखिए यहां पर कह रहा है कि डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं। तो यहां पर आपके 18 नंबर क्वेश्चन है कि डोमेन जो है किस प्रकार के किस पदार्थ से बनते हैं, या प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो डोमेन पदार्थ होते हैं वह किससे होते हैं, तो ये आपके लौह चुंबकीय में होते हैं, यानी कि इसका आपका यहाँ पर लौह चुंबकीय हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इनमें से कौन सा होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है क्या मात्रक, तो देखिए सारे आपके मात्रक से संबंधित क्वेश्चन है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला या वेबर मीटर। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है बताना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने देखा था तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर था, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का बताना है तो चुंबकीय फ्लक्स का आपका होता है पर वेबर। ठीक है, क्या होता है, वेबर। तो इसका आपका मात्रक हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसका नेक्स्ट आपका यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। यानी कि दोस्तों स्वप्रेरकत्व जो होता है इसका मात्रक आपका क्या होता है, हेनरी होता है, आपको पता ही होगा। लेकिन इसके बराबर यानी हेनरी के समतुल्य का मतलब जो हेनरी के बराबर वैल्यू हो तो कौन सी होगी यहाँ पर, तो इसका देखिए आपको मैं राइट आंसर जो है डायरेक्टली बता देता हूं। इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। तो देखिए जो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, हेनरी की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। तो यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर आपका हो जाएगा हेनरी के समतुल्य। तो यहां से आपके यहाँ 20 क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त होते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या आप बोल सकते हैं यहाँ पर एसी, है ना, एसी को आप बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो यहाँ पर कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें कह रहा है कि वोल्टेज V तथा धारा I हो, तो उसमें आपका वोल्टेज क्या हो V हो और धारा का मान क्या हो I हो। तो कह रहा है कि शक्ति क्षय होगा या शक्ति क्षय कितना होगा। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन, पहला क्या VI है, इसके बाद 1/2 VI है, और इसके बाद आपका यहाँ पर I अपान V स्क्वायर है, और इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर विकल्प नंबर 4 है आपका V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। तो यही दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जो आपका कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें आपको वोल्टेज V जो है वो धारा I हो, तो शक्ति चाहे आपका यहाँ पर V तथा I के बीच जो है कला कोण पर निर्भर करेगा, यानी आपका यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन होगा वह बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति होती है। तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये अनुनादी आवृत्ति के बराबर होता है। तो अनुनादी आवृत्ति आपकी होती है 1/2 पाई √LC। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन होगा यह राइट होगा, 1/2
पाई इंटू अंडर रूट LC, ये होता है दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति का मान। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? एक्स किरणें या रेडियो तरंगे या पराबैंगनी तरंगे या अवरक्त किरणें। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें आपका यहाँ पर जो रेडियो तरंगे होंगी ये क्या होती है? सबसे बड़ी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती हैं? तो रेडियो तरंगे होती हैं। ठीक है, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखिए कह रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, यानी कि यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक, तो मैंने ऊपर जो है यहां पर नहीं लिख दिया है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, कौन सी नहीं है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें या बीटा किरणें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो बीटा किरणें होती हैं ये क्या होती हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो अर्थात इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा बीटा किरणें, यह बिल्कुल राइट होगा, है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है? तो बीटा किरणें नहीं है। और कह रहा है कि सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी? तो रेडियो तरंग होती है। तो इनसे जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि 1/√μ0 × ε0 का मात्रक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है वह किसके बराबर होती है? तो C यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है ये आपका वैल्यू इसके बराबर होता है। और प्रकाश की चाल का मात्रक आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप ढूंढिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर वैल्यू की बात करें तो जो प्रकाश की चाल की वैल्यू होगी वही आपकी इसकी भी वैल्यू हो जाती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये वैल्यू क्या होती है? आपस में बराबर होती है, और इसको मैंने आपको जो है प्रूव भी कराया है। तो ये आपके यहाँ पर जो है 25 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल पढ़ के जो है जाना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी ये। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको भी पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।